आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कोलकाता में ममता ने अपना धरना तो खत्म कर दिया, मगर सियासत अभी भी जारी है। इस बीच कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं किए जाने की हिदायत दी, लेकिन कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा। मगरबी बंगाल के हालात के पेश नजर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता और मरकजी सरकार दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ममता दीदी के तेवर सख्त हैं। कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगने से इन्हें राहत मिली है। ममता ने इसे जमहूरियत, मगरबी बंगाल पुलिस और मगरबी बंगाल के अवाम की जीत बताया है, जबकि मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया। वजीर कानून ने कहा कि बिलाखिर पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सियासी बिसात पर सीबीआई और पुलिस कमिश्नर को मोहरा बनाया गया, और सवाल यह भी है कि क्या वाकई बीजेपी और टीएमसी इस हंगामे का सियासी फायदा उठा पाएंगी। यह देखना अहम होगा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी और मरकजी सरकार के दरमियान छिड़ी जंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ हद तक कमी आई है। कोलकाता की कमिश्नर की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही सीबीआई के मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सीधे सीधे रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शिलांग जैसे मुनासिब मकाम पर पूछताछ कर सकती है। इस फैसले को वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सीबीआई के लिए जबरदस्त झटका और हमारी अखलाकी जीत है। जिधर में जिसको भी अरेस्ट करता है उड़ीसा में लेके चला जाता है। अब बंगाल में अरेस्ट किया, उड़ीसा के में क्यों लिया जाएगा? जानबूझ के तंग कर रहा है। किसी को दिल्ली ले जाता है, किसी को उड़ीसा में ले जाता है, किसी को क्या है आप कोई कुछ बोला तो आपको लेके कहां भेज देगा, कोई बात नहीं है। तो एक क्या देश चल रहा है, एक क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। हम इसी को लिए कहेंगे कि आज का जीत हमारा जीत नहीं है। इज अ विक्ट्री ऑफ द पीपुल, विक्ट्री ऑफ सेव इंडिया, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विक्ट्री ऑफ ऑल माई फोर्सेस इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मरकजी सरकार अपनी जीत करार दे रही है। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया। वजीर कानून ने कहा कि बिलाखिर पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद ममता और मरकज के दरमियान जारी जंग में कमी आएगी? और सवाल यह भी उठता है कि क्या यह महज एक सियासी ड्रामा था जिसका फायदा ये पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से टीएमसी और मरकजी सरकार दोनों ही अपनी पीठ थपथपा रही हैं और इसे अपनी जीत करार दे रही है। आखिर इस लड़ाई में जीत किसकी हुई है, आज हम प्राइम डिबेट में इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस लड़ाई में ये पार्टियां सियासी फायदा भी उठाना चाह रही हैं? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ पीके जैन साहब, जो कि रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, जुड़े हुए हैं। खालिद इबादुल्ला सपोर्टर हैं टीएमसी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन मुनव्वर साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में सीपीआई
बीजेपी और कांग्रेस के लीडर भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट, उन सभी का बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले खालिद इबादुल्लाह, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या वाकई में यह टीएमसी की जीत है, ममता बनर्जी की जीत है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि ये ममता बनर्जी की जीत, टीएमसी की जीत तो हुई है, उसके साथ साथ जमहूरियत की जीत हुई है। जिस तरह से मोदी सरकार भारत हिंदुस्तान की जमहूरियत का गला घोंट रहा था, वो आज महामान्य अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर बता दिया कि सबके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, और संविधान को अगर कोई तहस नहस करना चाह रहा है तो वो सरकार बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीत जमहूरियत की हुई है, और इस जमहूरियत की दूसरी जानिब तो सेंटर अपनी पीठ थपथपा रहा है, कह रहा है कि जीत हमारी है, जो फैसला है वो हमारे हक में आया है। कम से कम राजीव कुमार से पूछताछ की जा सकेगी। उनके पास सीबीआई है, ईडी है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो चिट में भी हाँ बोलते हैं, पट में भी उनका, चिट भी उनका, पट भी उनका। तो उन लोगों के बातों पे पूरा मैं समझता हूं कि जनता अब जान गई है, देख चुकी है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस बात पे नहीं आना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे वादों को उन्होंने किया था, ऐसी ऐसी जनताओं को ख्वाब दिखाए थे कि जनता 2014 में गलत फहमी में या भोले भाले जनता को बहलाकर फुसलाकर जिस तरह से ये वादा किया था, अब वो वादा चलने वाला नहीं है। और वही वादा राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ कर सकेगी। क्या ये ममता की हार नहीं है, ये टीएमसी की हार नहीं है? आपको ये मालूम होना चाहिए, या जनता जान रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे वो पुलिस, स्टेट पुलिस हो, कोई भी किसी का हक होता है कि किसी से पूछताछ करने का, लेकिन उसके अलावा उसमें तरीका होता है। अगर आप बेतरीका अगर किसी के पास पूछताछ करने जाते हैं तो मैं समझता हूं संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार आप अगर आते हैं तो आपने देखा होगा कि इसी राज्य में, बंगाल में, आपने कई मंत्रियों को यहां सीबीआई पूछताछ की है और अरेस्ट भी किया है। आपने देखा होगा कि कई सोशल पीके जैन साहब के पास जाऊंगा। पीके जैन साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, अब इसमें दोनों जो पक्ष हैं, दोनों जो फरीक हैं, वो अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और खुश हैं कि फैसला उनके हक में है। आखिर जीत किसकी हुई आपकी नजर में? कौन जीता, कौन हारा आज के फैसले से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने अपील दायर की थी, उसमें 3 ही रिक्वेस्ट की थी उन्होंने। एक तो कि वहां के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे पूछताछ करने की परमिशन दी जाए। दूसरा, वहां के डीजी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए। तीसरा, जिन पुलिस वालों ने सीबीआई की टीम को घेरा, उनको जबरदस्ती उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए, उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए। तीनों ही चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें जीत और हार का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी सीबीआई ने डिमांड किया था, जो भी सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो तीनों ही मांगे मान ली गई हैं। इसलिए कोई इशू ही नहीं है कि इसमें कोई ममता बनर्जी की जीत हुई या उनकी सरकार की जीत हुई। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य सरकार सीबीआई की इंक्वायरी में इस तरह से इंटरफेयर करती है, उनके ऑफिसर्स को उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। ये तो बिल्कुल ही देश विरोधी कार्रवाइयां हैं, जिनके लिए तो इनके खिलाफ जब स्टेट चैप्टर और सेंटर का चैप्टर दोनों अलग अलग होते हैं, और शायद मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट ने एक तरह से सीबीआई पर पाबंदी लगाई हुई है। बगैर इजाजत के, बगैर वारंट के आप पहुंच जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए। देखिए, 2 चीजें मैं आपको बता दूं बड़ा क्लियरली। एक तो जो भी जितने भी कॉग्निजेबल केसेस हैं, उन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को या सीबीआई को या जो भी स्पेशल पुलिस एजेंसीज हैं, उनको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है पूछताछ करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए। तो इसलिए उनको वारंट लेके जाना चाहिए, इसमें कोई तथ्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस कमिश्नर को इससे पहले 4 बार समन्स भेजे गए थे। सीआरपीसी में एक धारा है 160 के तहत उनको समन्स भेजे गए थे
कि आप आके सीबीआई की जांच में शामिल होइए, आपसे कुछ पूछताछ की जानी है। उन्होंने चारों बार इन समन्स को का जवाब देने से मना कर दिया और वहां जाने से मना कर दिया। अमित शाह का एक अधिकारी जो है, गलत बात है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। आपको ये सोचने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे सीबीआई को यूज करने के लिए, मैं किसी के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात कर रहा हूं। किस हद तक पहुंच गए इन लोगों का, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्तर पे ये चाह रहे हैं कि हम किस तरह से बंगाल की राजनीति में ऊंचे देखिए, आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल भाषा यूज करते हैं। मैं पॉलिटिकल भाषा का बात नहीं कर रहा, मैं आपको कानून के हिसाब से बता रहा हूं। जो कानून में जो ठीक है, देखिए खालिद इबादुल्लाह आपकी बात हो गई, मैं फिर आपके पास आऊंगा। ये जो है ना, ये पॉलिटिकल भाषा में बात कर रहे हैं। मैं तक तो ताज को सीआरपीसी, आईपीसी, बंगाल की जनता उनके तहत अगर कोई कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई फाइनल है। ठीक है, तहसीन साहब, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। तहसीन मुनव्वर साहब, जो पूरा ड्रामा एक तरह से हुआ, 3-4 दिन जो ये ड्रामा चला, इसके पीछे जो एक सवाल उठता है, जो खालिद इबादुल्लाह ने भी कहा कि तरीकेकार पर सवाल उठा, जिस तरह से सीबीआई के ऑफिसर्स पहुंचते हैं और उन्होंने जो पूरी कार्रवाई की, सिर्फ उसके तरीकेकार पर ही सवाल उठा और उसी पर एक तरह से ममता बनर्जी को एतराज था और एक मौका ममता बनर्जी को हाथ लग गया अपनी सियासत चमकाने का। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि देखिए, इसमें जो आप शुरू में बात कह रहे थे कि जीत किसकी हार किसकी हुई, क्योंकि सियासत हो ही रही है दोनों तरफ से। बिल्कुल। तो जब सियासतदानों की जीत हार तो इंतखाबात के बाद ही पता चलती है, तो लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है और हार रहे हैं दोनों, सीबीआई भी और कोलकाता पुलिस भी। क्योंकि देखिए, पुलिस और सीबीआई का एक बहुत विकार है, इकबाल है हमारे मुल्क में, और वो कहीं ना कहीं गुज़िश्ता महीनों में हम देख रहे हैं कि उसको बहुत धचका पहुंचा है। और उस लिहाज से ये कार्रवाई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उससे भी ये साबित हुआ है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी कर दी गई। अब देखिए, एक नए सीबीआई डायरेक्टर को अपना ओहदा संभालना है, उससे कल की शाम में अचानक इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं, और वो भी एक जो है रियासत में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के वहां पर, और इस तरह घेराबंदी कर देते हैं। उसके भी तरीके होते हैं। मेरे ख्याल से ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। देखिए, सियासतदान सियासत करेंगे और ममता बनर्जी को उसमें मौका नजर आया, उनको लगा कि इस मामले में जो है मेरे साथ अपोजिशन एकजुट हो सकती है, और उन्होंने इस मौके को, वो मौका चूकी नहीं, क्योंकि वो बहुत जमीन से जुड़ी सियासतदान है। उनको समझ में आ गया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, और उन्होंने उसका फायदा उठाया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो कोई ना कोई बीच की राह निकाल के इन दोनों के ही लिए कोई एक उस पर लाए कि जहां पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विकार बचा रहे, और वो उनके बीच में बातचीत हो जाए। आप दोनों कह सकते हैं कि जीत हमारी हुई, लेकिन देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे निजाम की एक तरह से हार हुई है। पुलिस को पुलिस से बचाने के लिए पुलिस को भी भेजा जाए, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल तहसीन साहब, इस पर तो एक बहस होनी चाहिए, इस पर तो एक डिबेट होना चाहिए कि जो हमारे आईनी इदारे हैं, कहीं ना कहीं उनकी हार हुई है हमारे सियासतदानों की वजह से, मुल्क की सियासत की वजह से। जो जिस तरह की सियासत हुई, कहीं ना कहीं उसमें सीबीआई का जो वकार है उससे धक्का पहुंचा है, पुलिस का जो वकार है, आवाम का एतबार कहीं ना कहीं वो अब खो रहा है। इस पर तो एक डिबेट होगी और मेरे ख्याल से इसी डिबेट में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच मेरे साथ अजय उपाध्याय जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस को, भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर मेरी आवाज कहीं पहुंच रही हो तो मैं बता दूं। मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया होगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या वाकई में आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सेंटर की तरफ से जो रिएक्शन था पहला कि हमारी जीत हुई है इस लड़ाई में, जबकि ममता बनर्जी उधर कह रही हैं कि जीत हमारी है, कैसे जीत देख रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी? देखिए, कोई कुछ कह रहा, देखिए जीत की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजीव कुमार को, सीबीआई को जांच में सहयोग करना है। सीबीआई कह रही थी कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे और वो पूछताछ के लिए गई है। तो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चिटफंड घोटाला
पश्चिम बंगाल में हुआ, वहाँ के लोकल नेता उसमें इन्वॉल्व थे, ममता बनर्जी, टीएमसी के लोग इन्वॉल्व थे। 20 लाख के ऊपर 17 लाख के लोग लगभग उससे प्रभावित थे। उनका पैसा ये शारदा चिटफंड कंपनी ने खाया। उसकी जो यह था यूपीए सरकार के टाइम में हुआ था, जांच उस समय शुरू हुई। उसके बाद यूपीए ने उसको आगे नहीं बढ़ाया और को नजर आता है अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता रहते हैं तो के लिए निगरानी में यह हो रहा था। और वही तृणमूल कांग्रेस के नेता अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर वो दूध का धोला हो जाता है। ये कैसा क्यों नहीं कर रहे थे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसको समझाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल गोपाल कृष्ण जी, जो बात खालिद इबादुल्ला कह रहे हैं वो बिल्कुल उसमें सच्चाई है। गोपाल कृष्ण जी, टीएमसी छोड़कर जो लीडर बीजेपी में गए, अब सीबीआई उनसे सवाल नहीं कर रही है। किसने कहा नहीं कर रही है? आज हेमंत बिस्व सरदा जी ने और मुकुल रॉय ने दोनों ने कहा है कि हमारी जांच पूछताछ तो 2015 से पहले हो गई, हम तो भाजपा में बाद में आए। नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। आपने देखा कि मुकुल राय जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे तो बार बार उनको बुला के पूछा जा रहा है, और जब से वो बीजेपी में गए तो एक बार भी उनको ममता बनर्जी की इंडिविजुअल या राजीव कुमार की इंडिविजुअल फोन करना तक वो उनके पास में वो हिम्मत नहीं है, उससे ज्यादा ऊंची वैल्यू है। वो बीजेपी तो नहीं हो सकता स्तर के नेता के इंडिविजुअल कितना ही बड़ा हो, अमित शाह के इंस्टीट्यूशन से तो छोटा ही माना जाएगा। इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम से चलता है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अगर कोई गलती होती है तो आप लीगल प्रोसेस में, तो या तो ममता बनर्जी कोई प्रूफ दे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, और जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, अगर केंद्र की सरकार उस प्रोसेस से चलती, सीबीआई उस प्रोसेस से चलता तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट की नौबत नहीं आती। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी? अरे आप ये बताओ, एक बात करना चाहूंगा, नहीं एक मौका दे। अरे 160 में जब 3 बार नोटिस दिया, प्रोसेस से तो चल रहे थे। जब राजीव कुमार की सरकार है वहां पे आज कोई भी वो जवाब नहीं दे रहे, मिलने का टाइम नहीं दे रहे, आपने पूरी तीनों प्रक्रिया को भूल जा रहे हैं। कई कल जो परसों हुआ वो इसलिए हुआ कि उसके पहले 3 बार सीबीआई ने उनको नोटिस दिया कि आप पूछताछ करिए। अगर आप बात सुन लेंगे, कंटिन्यू आप बोले जा रहे हैं, डिबेट में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? 2019 में इसका फैसला आपको मिल जाएगा। खालिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। आपको जब रिएक्शन देना हो तो हाथ उठा दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन कंटिन्यू बोल रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है पूरे डिबेट में। मैं पीके जैन साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जैन साहब 20 सेकंड है आपके पास, मैं उसके बाद अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। जी जैन साहब। सर मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब किसी का वक्ता का मौका हो उसको बोलने का मौका दिया जाए। ये साहब बीच में हर वक्ता को डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपके कहने से पहले मैंने इतना ही बोलना साहब कि हमारे देश का एक यूनियन स्ट्रक्चर। जी जैन साहब मुझे आपसे एक बात नहीं, जैन साहब मुझे आपसे एक चीज दरियाफ्त करनी है। केंद्र की एक एजेंसी। जैन साहब मुझे आपसे एक चीज दरियाफ्त करनी है जी। इसमें जब अगर राजीव कुमार उनके समन पर नहीं आ रहे थे तो क्या कोर्ट में जाके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं कहना चाहिए था, या सीधा इस तरीके से चले जाना चाहिए था जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा? उस तरीके से वो तब भी कह सकते थे। अभी भी वो अरेस्ट करने के लिए गए थे, इसके बारे में गारंटी नहीं है। तो सारे कानून और नहीं गारंटी ऐसा है कि पुलिस को अधिकार है जो इन्वेस्टिगेशन ये ऊपर कोई सुन लीजिए आप, फिर बीच में बोल रहे हैं, इनको बोलिए जरा, कृपा करके मुझे बोलने दें। गोपाल कृष्ण जी सुन लीजिए, मेहरबानी करके अपने टाइम से बोलिए, आप जरा मुझे बोलने दीजिए पहले। जी जैन साहब। सर मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि जब एक किसी भी व्यक्ति विशेष को समन्स दिए जाते हैं 160 के तहत, तो उसका काम है जाना। अगर वो नहीं जाता तो पुलिस को अधिकार है उसके घर पे आके उसके बारे में इंक्वायरी करना। अब ये सिर्फ कानूनी बातें हैं, इसके ऊपर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं उसको बनाना चाहिए, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, एक एजेंसी गई है इंक्वायरी करने के लिए, वहां पे पुलिस बुला के उनको कब्जे में ले लिया जाता है, उनको मॉरली और फिजिकली प्रेशराइज किया जाता है कि वो वहां से हटें। तो ये चीजें सही नहीं है। देश का कानून जो है इन चीजों को नहीं मानता और इन चीजों की भर्त्सना करता है। इसलिए इवेंचुअली आज सुप्रीम कोर्ट, और ये जो जांच चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही चल रही थी। और ये जांच देखिए, अब ये कहना कि 4 साल कुछ नहीं हुआ, 3 साल कुछ नहीं हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने वर्क प्रेशर के हिसाब से डिसाइड करती है कि कौन सी कार्रवाई कब करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वारंट लेकर सीबीआई के जो अफसर पहुंचे वारंट लेकर नहीं पहुंचे।
बगैर किसी इत्तला के पहुंच गया अचानक, जबकि स्टेट की तरफ से एक तरह से बैन भी है। आपको बड़ा क्लियरली पहले बोल चुका, मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूं साहब, इसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, आईपीसी में और सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। कॉग्निजेबल केस में, जो कि इस केस में दाखिल हुआ है, उसमें किसी भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के पास में जाके पूछताछ कर सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। वारंट की और सर्च करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए उसको किसी वारंट की जरूरत नहीं है। ये बड़ा क्लियर है। मतलब इसमें लॉ के बारे में कोई अगर जानकारी हो, हमारे सामने जो मेहमान बैठे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें ये बार बार जो वारंट की बात आती है गलत बात है ये। बिल्कुल ठीक है। खालिद इबादुल्ला, जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं जैन साहब से। देखिए, ये बात अगर होती तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्यों दस्तावेज वहां पे जब बताया गया कि ये लोग सर्च वारंट नहीं लेकर आए थे, तो वही बात तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछती है कि आपके पास कागज था, तो दूसरे उन्होंने कहा कि मैं कल दूंगा कागज, तो ये क्यों कहें? तो उनका भी तो जरूर सोच है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अदालत हमारी कह रही है कि आपने उसे कुछ कागज दिया, तो बोले ना मैं कल आपको सबमिट करूंगा कागज। कैसे, ये कैसा, किस तरह से बातें कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगा इस बात पे। जैन साहब, ये देखिए, कोई चीज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज पूछी और वो जानकारी या कागज अधिकारी के पास में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में नहीं है, और वो ऑफर करता है कि मैं कल सबमिट करूंगा, तो इसमें क्या गलत बात है? वो सारा बंडल और पूरा कुछ हजार कागज लेकर तो आदमी कोर्ट में जाता नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई या किसी भी कोर्ट की तरफ से होती है, तो वो जांच अधिकारी का काम है उसको अगली डेट के ऊपर पेश करना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको डेट दी होगी कल की, तो वो कल की डेट में पेश कर दिया जाएगा। देखिए, ये सारी चीजें बहुत मामूली और प्रोसीजरल चीजें हैं। इन चीजों को हम, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, इसलिए हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के किसी भी तरह से पेश कर देते हैं, वो सही नहीं है। अजय उपाध्याय जी, जिस तरह से टीएमसी या मगरबी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की सरकार कह रही कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी जीत हुई है, क्या कांग्रेस भी इस जीत को अपनी जीत समझ रही? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की हार की बात कही जा रही है। देखिए अबू साहब, कांग्रेस के लिए यह जीत का और हार का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लिए इस देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की सुरक्षा का प्रश्न है। उस प्रक्रियाओं का और उन प्रजातांत्रिक संस्थाओं का जिसको पिछले 70 वर्ष नहीं 170 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की, और इन संस्थाओं को धीरे धीरे बनाया गया, परंपराएं बनाई गई। उन परंपराओं के कारण आज देश का संवैधानिक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को ही आप तोड़ देंगे, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे तो क्या होगा? हमारा प्रश्न सिर्फ इतना है, जहां तक कभी प्रश्न किए जा रहे हैं कि जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, संडे को 8 बजे रात में जाना चाहिए था, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, कोर्ट का आदेश था, कोई आदेश नहीं था। कोर्ट का आदेश आज आया है कि उस कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार जी से पूछा जाए। इससे पहले ऐसा कोई आदेश सीबीआई के इन 40 अफसरों को नहीं मिला था। और प्रक्रिया है, करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट जो है सेक्शन 17 पढ़ा जाए, उसमें क्लियर लिखा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई यदि कोई अधिकृत पुलिस अफसर पर या ब्यूरोक्रेसी पर होती है, तो कम से कम उस राज्य के या जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्तर का कोई अधिकारी उसको ओके करेगा, उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है पूछताछ। और उसके लिए चीट फंड घोटाले की जहां तक बात है, शारदा चीट फंड घोटाले में 20 लाख लोग गए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पैसे चले गए हैं। और हम लगातार लेकिन इस मामले में तो कांग्रेस, इस मामले में तो आप टीएमसी के साथ खड़े हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। अगर अवाम की 20 लाख अवाम की फिक्र होती तो कांग्रेस वहां टीएमसी के साथ नहीं होती। इसको देखिए, हरे अबू साहब, प्रश्न को फिर से सुधारें आप। कांग्रेस ने उस 20 लाख के अवाम की लड़ाई के लिए शारदा एक्ट में, ये जो शारदा चिट घोटाला हुआ, उसको कांग्रेस ने इनिशिएट किया था। मई 2014 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां से सीबीआई से जांच के लिए आदेश अब तो आप साथ में खड़े हुए हैं। नहीं है, आदेश है। अजय उपाध्याय जी, अब तो आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। एकदम यही डिफरेंस है, यही अबू साहब यही डिफरेंस है। हमारा सदैव जो रिजर्वेशन है कि देश में संस्थाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आप प्रक्रिया लेकर जाते, जैसे कोर्ट ने आज कहा, कोर्ट ने कहा
अब आप जाइए और सबसे पहले सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया था, कांग्रेस के टाइम में कहा गया था। लेकिन आप इसके साथ साथ आप पूरे प्रक्रिया को, पूरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, ये देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट। अजय उपाध्याय जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा कि भाई जिस तरह से पीके जैन साहब कह रहे हैं कि सीबीआई की एक तरह से उसका अपमान किया गया कोलकाता में, और उसी टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ आप खड़े हुए हैं, अचानक किस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं? सीबीआई को पिंजरे का तोता पहली बार कांग्रेस सरकार के टाइम पे कहा गया था। अब्बू साहब अब चुप रहिए, फिर दूसरे में ना बोले, वो दूसरे में ना बोले। मैं ये कह रहा हूं कि जो जैन साहब ने बातें की है, कहीं इसमें अपमान की बात नहीं है। सीबीआई को भी तो एक नियम कानून है, सीबीआई तो वो भी तो एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है ना, नियम कायदे से ऊपर उठकर। सीबीआई भी तो सीबीआई क्या सेंटर के उसमें नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में तो आपका बिल्कुल एक मामला अलग हो रहा है उपाध्याय साहब, क्योंकि वहां के आपके जो प्रदेश के सदर है अधीर रंजन चौधरी, वो तो खिलाफ बोल रहे हैं, और आपका जो सेंट्रल जो है कांग्रेस की इकाई है वो जो है ममता जी के हक में बोल रही है, तो ये तो बिल्कुल दो तरह का रास्ता दिया हुआ है आपने। और हेमंत बिस्वा जी और इनके कैबिनेट में मंत्री है बाबुल सुप्रिया जी, इन तीनों लोग कौन सा भाजपा में आने के बाद ही कौन सा भाजपा कार्यालय में पानी है जिसमें नहा लेने पर इनका शुद्धिकरण हो जाते हैं सारे अपराधी। लेकिन उपाध्याय जी आपका वर्जन भी, कांग्रेस का वर्जन भी बहुत साफ नहीं है। एक तरफ आपको 20 लाख लोगों की फिक्र भी है और दूसरी तरफ आप टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ भी खड़े हुए, वर्जन बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस बीच हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब भी जुड़ गए, सीपीआई लीडर है। अमीर हैदर जैदी साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल वेलकम करते हैं। बनर्जी टीएमसी अमीर हैदर जैदी साहब, क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना, उससे पहले आज का जो फैसला आया है इसके प्रजातंत्र से है, लेफ्ट उसे कैसे देखता है आज के फैसले को? दोनों सेंटर भी पीठ थपथपा रही है आज के फैसले को लेकर, और ममता बनर्जी भी खुश हैं, कह रही हैं कि एक तरह से अखलाकी जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। देखिए किसकी अखलाकी जीत है और किसकी जीत नहीं है तो अध्ययन पूरा देश करेगा, लेकिन आज एक चीज मुझे देखने को सामने नजर आई, एक जांच अधिकारी जो गवाह था इस केस के अंदर टीएमसी और बीजेपी के ड्रामे में, वो आज अपराधी बन गया। क्यों कि ये अगर ये माना जाए कि बंगाल पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, तो सीबीआई बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। और अगर बीजेपी भ्रष्टाचार पे इतनी संजीदा है तो जन लोकपाल कहाँ है? और जब ये शारदा नारदा घोटाला हो रहा था, जब तो बीजेपी के सारे लोग ममता बनर्जी को दुर्गा का अवतार बता रहे थे, क्योंकि ये उस समय रेल मंत्री थी और तब से इसकी बुनियाद रखी गई थी। जब ममता बनर्जी की मामूली से सड़ी ड्राइंग भी 1.5 करोड़ की बिक रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। हमने भाई मकबूल फिदा हुसैन की ड्राइंग भी इतनी महंगी नहीं बिकती जितनी ये बिक रही है, तो बीजेपी वाले कह रहे थे नहीं ये दुर्गा का अवतार है, इनकी ड्राइंग बनी हुई इतनी ही महंगी बिक सकती है। और आज जितने शारदा नारदा के जितने अपराधी हैं सब बीजेपी के अंदर मौजूद हैं, मुख्य आरोपी वहां मौजूद हैं। तो ये सब एक चीज है। अभी मैं आपको बताऊं राजनीतिक, आप इसका दूसरा कैनवस आप देखिए, ये आरएसएस ने एक फिनोमिना क्रिएट किया देश के अंदर कि साहब मोदी वर्सेस ममता कर लीजिए चुनाव को, क्योंकि वामपंथ की जो वहां रैली हुई उससे टीएमसी और बीजेपी घबरा गए। उन्होंने क्या हो रहा है, ये कैसे करें? तो अब इन्होंने ये देखना है कि अंतर हिंदुस्तान के और जैदी साहब बीजेपी और टीएमसी की इस लड़ाई में लेफ्ट भी अब घबराया हुआ है। ममता ही लड़ सकती है जैदी साहब, जबकि ये दोनों फासिस्ट ताकते हैं। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में आप लोग भी घबराए हुए हैं, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल माइलेज, इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। जैदी साहब नहीं, सुन लीजिए, नहीं मिलेगा क्योंकि जब ये घोटाला हो रहा था एसआईटी को हमने ही चैलेंज किया था, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने सीबीआई की मांग की थी, हम सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ अब तो सीन से आप गायब हैं, एक मानते हैं, अब तो इस पूरे सीन से लेफ्ट गायब है। जैदी साहब ये तो मानेंगे ना, अंदर एक आईएएस ऑफिसर अधिकारी को मोहरा बना दिया गया। लेकिन जैदी साहब अब की तस्वीर आप देखिए तो उसमें लेफ्ट कहाँ है? ना तो आप अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, ना आप सरकार के साथ हैं, वो अपराधी नहीं है जैदी साहब। लेकिन अब तस्वीर में आप लोग नहीं है, बिल्कुल आवाज जरूर आप लोगों ने उठाई, लेकिन इस वक्त आप तस्वीर में नहीं है।
सर अभी आपने 3 दिन या 4 दिन पहले की हमारी रैली देखी होती, एक जम्मे खफीर था बंगाल के अंदर, दोनों घबरा गए। मोदी की रैली में नहीं हो सकता है। ममता ने जो सारे विपक्ष की रैली मिला के की थी उसमें वो मौजूद नहीं था, जितना वो जम्मे खफीर लाल झंडों से वहां पटा हुआ था। ये दोनों वहां घबराए। अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि पूरे देश के अंदर यह बताया जाए कि मोदी से सिर्फ ममता लड़ सकती है, जबकि ये गलत एजेंडा है। कांग्रेस भी उसमें फंसती नजर आ रही है और विपक्ष से फंसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है, मुझे ब्रेक पर जाना है ज़ैदी साहब, इतना तो जरूर है कि अब बहरीन बंगाल की तस्वीर बहुत दिलचस्प हो गई है, बड़ी दिलचस्प तस्वीर हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस और इसके अलावा टीएमसी, मतलब तस्वीर अब बहुत दिलचस्प वहां की बनती जा रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से तहसीन मुनव्वर साहब ने जो इशू उठाया कि एक तरह से ममता और मोदी की लड़ाई तो जरूर सीबीआई के नाम पर हुई, लेकिन इस आईनी इदारे का जो तशख्खुस, जो इसका जो वकार है, उससे जो धक्का पहुंचा है, आखिर इसकी बहाली कैसे होगी। ममता बनर्जी ने सीबीआई मामले पर एक तरह से अपना धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन इस धरने के पीछे की जो सियासत है वो अभी भी जारी है। और जाहिर सी बात है कि सीबीआई तो एक बहाना है, लेकिन असल निशाना तो इख्तिदार का है। और इस ड्रामे का क्या वाकई में ये सियासी पार्टियां फायदा उठा पाएंगी, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद तहसीन मुनव्वर साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। उस इशू पर भी आएंगे जो आपने कहा था कि जो आईनी इदारे हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जो सियासी कशमकश है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि धरना तो एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो सियासत है वो एक तरह से लगातार जारी है अभी भी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ज़ैदी साहब ने बहुत अच्छी बात जो है उसकी तरफ पॉइंट किया था जी। देखिए, जो गुज़िश्ता अगर हम लोकसभा इंतखाबात देखते हैं तो 42 सीटों में से टीएमसी के पास 34 सीट आई थी और 4 कांग्रेस को गई थी, 2 लेफ्ट के पास गई थी और 2 बीजेपी के पास गई थी जी। तो अब ये बिल्कुल एक इस तरह का बीजेपी और टीएमसी दोनों को इसमें यह फ़ायदा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुल्क में ये मैसेज जा रहा है कि बाईपोलर वो होने लगा है। वहाँ पर सिर्फ बीजेपी और टीएमसी ही मौजूद हैं, बाकी कोई ताकत रह नहीं गई है। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा भी है कि कांग्रेस से मौसम नूर जो हैं वो मालदा से जो एमपी रही हैं वो भी बीजेपी में, वो टीएमसी में आ गई हैं। वो टीएमसी से लड़ेंगी और गनी खान चौधरी वहाँ के बहुत बड़े लीडर होते थे, उनकी साहबजादी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लोग साबित करने में ये कामयाब हो रहे हैं कि वहाँ पर जो है लेफ्ट बिल्कुल रह नहीं गई है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और अब जो जंग है वो बीजेपी और टीएमसी के दरमियान होगी। तो इस लिहाज से ये जो ज़ैदी साहब को खदशा है, जो खतरा है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता सा लगता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसमें क्या नुकसान होता है। जैसे कांग्रेस में उपाध्याय साहब की बात सुन रहा था, सेंटर में कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के साथ नजर आ रही है, लेकिन जो इनका स्टेट यूनिट है अधीर रंजन चौधरी, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनके जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक ऐसे ही बयान कांग्रेस के तब आते थे जब लेफ्ट से ममता बनर्जी लड़ रही थी कांग्रेस में रह के। तब उस दौरान में जब ममता बनर्जी ने देखा कि कांग्रेस जो है लेफ्ट से लड़ना ही नहीं चाहती है, तब उन्होंने क्या किया, वो उस कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। तो क्या कांग्रेस जो है अपनी जो स्टेट यूनिट है उसको नाराज करेगी, उनमें से कोई ममता बनर्जी निकालने के चक्कर में? क्योंकि कांग्रेस का जो ये रुख है वो लगता यह है कि लोकसभा इंतखाबात में वो सीधा सीधा बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं और किसी भी इलाकाई पार्टी के खिलाफ वो अभी अपना रुख रखना नहीं चाहते हैं। इससे यह साबित हो रहा है सेंट्रल की जो उनकी लीडरशिप है, लेकिन स्टेट लीडरशिप को उन्होंने आजादी दे दी है कि तुम अपने हिसाब से जो बोलना है बोलो। अजय उपाध्याय जी, क्या कुछ तस्वीर यही है कि सेंटर में कांग्रेस की कुछ और पॉलिसी रहेगी और स्टेट में कुछ और? कश्मकश में है भी कांग्रेस। नहीं अबू साहब, ये तो रणनीति नहीं अबू साहब, ये तो चुनावी रणनीति और पार्टी की अपनी रणनीति होगी, समय पर उसको आपको बताया भी जाएगा। जहां तक व्यक्तिगत इस प्रश्न की बात है जो अभी 2-3 दिनों से चल रहा है, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, सीबीआई वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, सीबीआई वर्सेस सीबीआई, जो कहानियां चलती हैं, सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। लेकिन अजय उपाध्याय जी, सीबीआई वर्सेस सीबीआई, सीबीआई वर्सेस पुलिस, लेकिन ये असल जो कहानी है वो 2019 है। 2019 असल कहानी है इसके पीछे की। नहीं, ये भाजपा के लिए हो सकता है, टीएमसी के लिए
जी अबू साहब मेरी आंसर सुन ले। ये हो सकता है भाजपा के लिए हो सकता है बाकी पार्टियों के लिए हो, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी है इस देश की संस्थाओं की सुरक्षा। हम देश की संस्थाओं की प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। आप समझिए हम लोग के फीलिंग को, जिन लोगों ने इसको बनाया, जाके पैर न फटे बिवाई को सो क्या जाने पीर पर आई। हमने इन संस्थाओं को बनाने में इतने वर्ष लगाए हैं, इसलिए हमें दर्द है। हम इस दर्द को समझते हैं। बीजेपी की लड़ाई इस देश में कितना वेस्ट बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई, कांग्रेस और लेफ्ट को तो नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। शायद इस बात का अंदाजा आपको भी होगा कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई में इन पार्टियों का फायदा भी हो रहा है और आप लोगों का नुकसान हो रहा है। अबू साहब फायदे और लाभ की सियासत नफरत का जहर पैदा करके कुछ पार्टियां इस देश में कर रही हैं। आपको भी पता है भाजपा का ये एजेंडा है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे। कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता महत्वपूर्ण सिर्फ नहीं है, सत्ता से ज्यादा इस देश महत्वपूर्ण है और देश की संस्थाएं महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी को लगातार डैमेज करने का, लगातार डिस्ट्रॉय करने का, लगातार डेमोलिश करने का प्रयास वर्तमान श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं और सिर्फ तानाशाही पैदा कर रहे हैं। तानाशाही से देश को मुक्ति चाहिए, देश को विकास चाहिए। हिंदू मुस्लिम के झगड़े और सत्ता की राजनीति बंद कीजिए, रोजगार चाहिए नौजवानों को, महंगाई से मुक्ति चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? न शिक्षा का न स्वास्थ्य का ध्यान है। सिर्फ इसका जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले खालिद इबादुल्लाह साहब, कांग्रेस को खालिद इबादुल्लाह साहब, क्योंकि अब पूरे अपोजिशन को ममता बनर्जी जनवरी से लेकर अब तक 2 बार एक तरह से जमा कर चुकी हैं वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर कांग्रेस का रुख देखिए तो सेंटर में कुछ और उसका रुख है, और आपके स्टेट में चले जाइए तो टीएमसी से ही और ममता बनर्जी से ही कांग्रेस नाराज। देखिए, बंगाल में कांग्रेस का कुछ बाकी रहा नहीं, तो बंगाल के कांग्रेस के बारे में सोचना, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि बंगाल के कांग्रेस का जो परसेंटेज ऑफ वोट, आपने कहा कि अभी ये लेफ्ट और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में लड़ाई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज भी अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा है, और ये तीनों का अगर शेयर देखा जाए तो बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा अगर आज हद से हद गुजर जाएगा तो वोट परसेंटेज होगा 22-23% होगा, और सीपीएम का लेफ्ट का वोट होगा 20% होगा, और कांग्रेस का 4% वोट है। तो आप कैसे कहेंगे कि हम मेरी लड़ाई बीजेपी से है और तृणमूल कांग्रेस से है? यहाँ तो लड़ाई यहाँ पे बिल्कुल लड़ाई नहीं है कि जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर आपको इतना भरोसा है, और आप कांग्रेस, बीजेपी और जो दूसरी पार्टी है या सीपीआई या लेफ्ट, इसके मुकाबले में बहुत मजबूत हैं। जिस तरह से वोट शेयर आप गिना रहे हैं, ऐसे में बीजेपी से आप क्यों डरे हुए हैं? उसके लीडरों को आप वहां उतरने नहीं दे रहे हैं, वहां पर रैलियां नहीं करने दे रहे हैं। ये भी तो एक तरह से मोदी उतरते हैं, मुकुल राय, जहां पे मोदी जी उतरते हैं, जहां पे अमित शाह उतरते हैं, जहां पे मुकुल राय उतरते हैं, जहां पे कैलाश विजयवर्गीय उतरते हैं, तो वो लोग सिविल, अगर हेलीकॉप्टर का मामला, चौपर का मामला आता, ये तो सिविल एविएशन का मामला, उनको तय करना होगा कि कहां पे कौन उतरेगा। और रही बात सिक्योरिटी का, अगर सिक्योरिटी मामला आता है तो आपने फिर ममता बनर्जी के बयान नहीं सुने, अगर ममता बनर्जी के आपने बयान नहीं सुने हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी को यूपी में कुछ मिल नहीं रहा है, इस वजह से वेस्ट बंगाल आ रहे हैं, हम इन्हें यहां उतरने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है कि आपको ये सोचने की जरूरत है, जो प्रदेश में एक शांति और हिंदू मुसलमान भाईचारा वहां पे अगर कोई नफरत फैलाना चाहेगा तो मैं समझता हूं यहाँ की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है, यहाँ की जनता इसको भगाना चाह रही है। आपने देखा होगा जब आप वहां पर इतने ताकतवर हैं, इतने मजबूत हैं, सबसे अकेले मुकाबला करते हैं, आप बीजेपी के लीडरों की रैलियां क्यों नहीं होने दे रहे हैं? बोलने दीजिए, बीजेपी की रैलियां क्यों नहीं होने दे रहे हैं? रथ यात्रा क्यों रोक रहे हैं? आपने देखा होगा कि महामान्य अदालत अगर मना कर रही है, हाई कोर्ट मना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है, तो हमारी अगर नेत्री इसको कहती है तो कहां पे गलत है? सुप्रीम कोर्ट को गलत कहते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बार बार मगरबी बंगाल की सरकार यही कहती है कि बीजेपी यहां पर नफरत का बीज बोना चाहती है। योगी आएंगे, अमित शाह आएंगे, मोदी जी आएंगे, वो सिर्फ नफरत की बातें करेंगे, इसी वजह से उनकी रैली नहीं होने दी जा रही। क्या सच्चाई यही है? नहीं, आके कर रहे हैं,
अबू साहब आके कर रहे हैं वो लोग। मोदी जी भी आए, दो मीटिंग की। अब दूसरे को मौका दे, चंद दिनों पहले अमित शाह भी दो मीटिंग। खालिद साहब बात पूरी हो गई, मैं आपको समझा चुका हूं। राजनाथ सिंह बात आपकी पूरी हो गई, सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब सुन लीजिए जी गोपाल जी। अगर ममता बनर्जी जो कह रही हैं वही भगवान की कही हुई लकीर होती तो बात तो अलग ही होती। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, क्या क्यों कर रही हैं, यह सबको स्पष्ट है, साफ बिल्कुल बात है। वह 24 परगने में जिस तरह से जाति का धर्म की राजनीति कर रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह बचा रही हैं, जिस तरह से वो कोर्ट पे गया था, सुप्रीम कोर्ट पे गया था, सुप्रीम कोर्ट भी तो मना किया। जिस तरह मूर्ति विसर्जन को दुर्गा पूजा के बाद उसमें रुकावटें डालती हैं, और जिस तरह से वो आज जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसको भी शामिल कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस के लिए यहां पर दुर्गा पूजा रोकी जा रही है। ऐसा ये तो नफरत की जबान हुई ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल। बिल्कुल गलत, ये तो नफरत की जबान हुई। अरे जो कर रहा है बयानबाजी कर रहे हैं पूरे प्रदेश को नफरत नहीं, ये नफरत के जवान आप जो कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। तो वो दंगा फसाद करवाने के लिए आप यहाँ के राज बैठी हुई है ना, देश प्रदेश की जनताओं को यहाँ भला बोल रहे तो वो नफरत की जनताओं को और वो कर रही है, वो धर्मनिरपेक्ष दंगा फसाद करवाना चाहिए। इस तरह की बातें होती है क्या? अब वो ममता बनर्जी मुहर्रम के जुलूस के लिए, मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा के जुलूस को रोक रही है। हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि रामनवमी का जुलूस चलने दीजिए, दुर्गा पूजा होने दीजिए, उसको रोक रही हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जितने अच्छे से वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं नहीं होता होगा। ये तो शायद आपको भी पता है, उस पर बयानबाजी करना ये अलग बात है। मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अमीर हैदर जैदी साहब, इस पे एक बात करना चाहूंगा। नहीं देखिए खालिद साहब, अब टाइम कम है, मैं अमीर हैदर जैदी साहब के पास जाऊंगा। आप एक मिनट में एक कड़ी बात करना चाहूंगा। 1 मिनट मुझे दे, 1 मिनट। नहीं देखिए अबू साहब, इसमें ये अभी जो पूरी दुर्गा पूजा को रोका जाता है, उनको मालूम होना चाहिए कि आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कार्निवल बंगाल में हुआ, जो पूरे बंगाल का एक निशान है। ठीक है, और मैं बात कर चुका था खालिद साहब, मैंने वो बात कह दी थी, कानून की इबादुल्लाह साहब वो बात मैंने कह दी। गोपाल कृष्ण जी, मैं अमीर हैदर जैदी साहब, वो इतने आपने कहा कि बहुत सारी आवाज खालिद साहब की आवाज डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, वो फिर खामोश नहीं हो रहे। खूबसूरत अमीर हैदर जैदी साहब, जब सीबीआई को जांच के लिए नहीं आने दिया गया, तब भी लेफ्ट नाराज हुई थी ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार से कि ये कौन सा रवैया है, डिक्टेटरशिप है। और उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी या वहां की जो सरकार कर रही कि बीजेपी के लीडरों को नहीं आने दिया जा रहा है, उनको रैलियां नहीं करने दी जा रही, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक चीज देखना पड़ेगा अबू रहरा भाई, जो संविधान ममता बनर्जी को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में रैली करने की इजाजत देता है, वही संविधान देश की सभी विचारधाराओं को बंगाल में भी रैली करने की इजाजत देता है। बिल्कुल। लेकिन देश का लोकतंत्र पहुंच कहां गया है, ये आपको और देखना पड़ेगा, मजीद अध्ययन देखना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में वो विचारधाराएं समाप्त हो चुकी हैं जो सड़कों पे उतरकर आंदोलन करती थी, किसानों की, मजदूरों की समस्याएं उठाती थी, क्योंकि उस पर उनके पास काला धन नहीं है। अब आप ये देखेंगे, एक एग्जाम्पल से लोकतंत्र आप समझिए। एक प्रशांत किशोर नाम के एक शख्स हैं जो कभी बीजेपी का इलेक्शन लड़ाते हैं, उनका मैनेज करते हैं पैसा लेके, कभी कांग्रेस को इलेक्शन लड़ाते हैं पैसा लेके, कभी नीतीश कुमार को लड़ाते हैं, कभी शिवसेना को लड़ाते हैं। यानी कि अब एक प्रशांत किशोर चाहिए जो चुनाव से पहले एक कैनवस तैयार करे देश के अंदर कि देखो मुकाबला इसके और इसके बीच में है। उसी मैनेजमेंट के तहत ये एक ड्रामा रचा गया बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की रैली को देखकर, किसी प्रशांत किशोर ने रचा। माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर, उन्हें मैं नाम एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, उनके ऊपर मेरा कोई आरोप नहीं है, कि आप एक ऐसा कैनवस तैयार कीजिए। तो वो कैनवस तैयार हो रहा है, और इसमें कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी ये जैदी साहब देखिए, जिस ड्रामे की तरफ आप 2014 में तो ये ड्रामा नहीं हुआ था, 2014 में हुआ था, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं 13 सीटों का नुकसान हुआ था। 2016 में भी आप भाई
अबू हुरैरा भाई, ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं किया जा रहा, ये पूरे देश के लिए किया जा रहा है सिनेरियो। ये दिखाया जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी मोदी से कोई टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है। वो सिर्फ ये दिखाया जा रहा है ताकि और विपक्षी पार्टियों की राजनीतियों को विराम लग सके, ये दिखाया जाता। फिर ये कल को एक आके कहेंगे कि ये मोदी नहीं है, ये ऐसा, ये नहीं है। हमारे लिए दोनों फासिस्ट ताकतें हैं। आप मुझे बताइए, एक रैली नहीं करने देती, एक अगर विपक्षी एकता होती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसकी सीबीआई भेज देती है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर कुछ होता है तो वहां सीबीआई चली जाती है। अगर ये इतने ईमानदार है, मध्य प्रदेश के अंदर जो सीबीआई के इतने पक्षकार हैं, हम सीबीआई के खिलाफ नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी की राजनीति के अंदर एक आईपीएस अधिकारी को विलेन बना दिया इस देश के अंदर। अगर बीजेपी इतनी वो है तो मध्य प्रदेश के अंदर जब एक बाबा गिरफ्तार हो रहे थे तब ये क्या कर रहे थे? लेकिन इतना तो है कि लड़ाई टीएमसी और हरियाणा के अंदर जब हुआ सीबीआई गिरफ्तार हो रहे थे तब बीजेपी क्या कर रही थी? बीजेपी के अभी 4 दिन पहले अबू हुरैरा साहब, 4 दिन पहले दिल्ली के अंदर सीबीआई दफ्तर के अंदर दिल्ली पुलिस खड़ी थी, सारी फाइलें जलाई गई। तब ये क्या कर रहे थे? तब सीबीआई की गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही। ठीक है, मैं पीके जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। इन्होंने 2 जांच एजेंसियों को आमने सामने खड़ा करके गृह युद्ध की स्थिति पैदा की है। ये दोनों फासिस्ट ताकतें। ठीक है, पीके जैन साहब, देखिए लड़ाई मोदी और ममता से शुरू हुई थी, मतलब सेंटर और वेस्ट बंगाल से शुरू हुई थी सीबीआई के नाम पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीधे एक तरह से टकराव जैन साहब हो गया सीबीआई और पुलिस के दरमियान। जो संविधान के 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं उनके स्टेटस को धचका पहुंचा है, आवाम का भरोसा एक तरह से उठा है। इसकी भरपाई कैसे होगी? सियासत तो लोगों ने चमका ली। देखिए, दोनों ही संस्थाएं जो हैं वो एक केंद्र सरकार की संस्था है, एक राज्य सरकार की है। पुलिस जो है वो राज्य सरकार का विषय है। जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स जब स्टेट में पोस्ट होते हैं तो वो जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंडर आते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में रहा जाए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम था, एक जांच का काम दिया गया था सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जांच सौंपी गई थी। 2 साल से पुलिस कमिश्नर को समन्स भेजे जा रहे थे, वो हाजिर नहीं हो रहे थे। एक मिनट सुन लीजिए, आप जरा सुन लीजिए। ये इस देश का दीवाने से दीवाना आदमी बोल सकता है, झूठे से झूठा बोल सकता है, सब जानते हैं। मसला यह है कि यहां इस समय जो देश के अंदर को कैनवस तैयार किया जा रहा है वो रखने के ऊपर बात है। आप एक गवाह को अपराधी बना रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी जो जांच एजेंसी जिसके हाथ में जांच कर रहा था वो अपराधी हो गया, और जो शारदा के अपराधी थे वो बीजेपी में आ गए, वो पवित्र हो गए। ममता बनर्जी अपनी ये बहुत गलत के 2.5 करोड़ की ये बहुत गलत का अवतार, ये बहुत गलत समझ है देश के सामने। लेकिन मुझे बोलने दीजिए, आप जरा मुझे बोलने दीजिए जरा 2 मिनट। लेकिन इतना तो जरूर है, बोल रहे हैं, आप जरा 2 मिनट बोलने दीजिए। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से इतना तो जरूर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई, वेस्ट बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी, मोदी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको आईना दिखा दिया कि किसकी कितनी हद है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली सभी जिन अधिकारियों ने सीबीआई को रोकने की कोशिश की, उनकी जो संवैधानिक ड्यूटीज हैं उनको रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने का ऑर्डर दिया है। और पुलिस कमिश्नर जो पिछले 2 साल से सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे थे, उनको पेश होने का ऑर्डर दिया। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि यह सब गलत समझा जा रहा है कि हम सीपी को आरोपी बनाया जा रहा था। देखिए, जब तक उनसे पूछताछ की जाएगी, 2-4 बार उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद में कुछ सिद्ध होगा, उस जांच से कुछ निकलेगा, कुछ दूसरे प्रूफ सीबीआई के सामने होंगे, तभी ये उनको अरेस्ट करने की बात आएगी। ये पहले ही प्रिज्यूम कर लिया गया कि सीबीआई ने उनको बुलाया कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये बहुत गलत, मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के लोगों के सामने पेश करना, लोगों को गुमराह करना, ये बहुत और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, इनका गलत इस्तेमाल करती हैं सियासी पार्टियां, इनका इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और बीजेपी वाले और मोदी जी खास तौर से ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए।
इन्होंने मेरा सवाल जैन साहब से, खालिद साहब आपने टीएमसी में गलत इस्तेमाल नहीं किया। 1 मिनट बात करूं, 20 सेकंड मुझे दे, मुझे 20 सेकंड दे कि इनका गणित कहां से आ गया कि 23 आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने पुलिस भेज के सीबीआई जो अपनी जांच कर रही थी उनको आपने रोक दिया, उनका संगठन नहीं है और ये 23 सीट आ गया, कहां से आएगा? यही सीबीआई के एक कॉन्स्टिट्यूशन एक वो अपने इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे थे, उनको उठा के जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में लेके कहां का ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को मिलने वाला है। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात कर नहीं रहा, मैं सिर्फ प्रोसीजरल बात कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपने पुलिस भेज के उनको पुलिस स्टेशन बुलवा दिया, जबरदस्ती उनको उठा लिया वहां से, तो वहां से पुलिस के खिलाफ में क्यों ना गुना दाखिल किया जाए? इसलिए मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो स्टेटस जैन साहब, जो सीबीआई का स्टेटस लॉ पढ़ लीजिए, आवाम का भरोसा होता था इस आप पहले लॉ पढ़ लीजिए, आपको आईपीसी सीआरपीसी का मालूम होना चाहिए। जैन साहब, जो आवाम का भरोसा होता था वो भरोसा उठता जा रहा है। आप सिर्फ एक बार कानून की किताब पढ़ लीजिए, कैसे होगी? आप सिर्फ टीएमसी के नुमाइंदे बन के मत बोलिए, आप सिर्फ टीएमसी के नुमाइंदे बन के बोल रहे हैं। आप आईपीसी पढ़िए, सीआरपीसी पढ़िए, उसके बाद में बात करिए कि वहां तपास होती कैसे, प्रोसीजर क्या फॉलो किए जाते हैं। बीजेपी की बातें कर रहे हैं, मैं तो इस बात पे आपको टोका हूं। ठीक है खालिद साहब, बात हो गई, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं, आप जैन साहब की किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद में बात करिए। आखिरी कमेंट से मुझे वाइंड अप करना है कि आखिर इसकी भरपाई होगी कैसे? जो एक स्टेटस था, आपको पढ़ के भी गलत। खालिद साहब के ऑडियो डाउन कर दीजिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। खालिद साहब के ऑडियो आप डाउन कर दीजिए। जैन साहब, मेरा एक आखिरी सवाल और आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि सीबीआई का जो स्टेटस था या जो पुलिस का था, खासतौर से क्योंकि हम सीबीआई की बात कर रहे हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? जो आवाम का पहले भरोसा था उसे कैसे बहाल किया जाएगा? जो पार्टियां आती है सीबीआई का इस्तेमाल करती हैं, देखिए उसके स्टेटस को बहाल कैसे करेंगे जैन साहब? देखिए सबसे पहले सीबीआई को पिंजरे का तोता बोला गया था। सीबीआई की नहीं है, अगर आप मेरी बात करते हैं तो सबसे पहले सीबीआई को जब पिंजरे का तोता बोला गया था तो वो कांग्रेस के टाइम में बोला गया था। एक मैं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जाता ही नहीं। ये सिर्फ सीबीआई की बात नहीं है, वेल लेड आउट है। वर्सेस सीबीआई हुई, अच्छा काम करेंगे, सीबीआई पेश करेंगे, सीसी वर्सेस हुई, सारे संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा फायदा हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि एक तरह से ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे की सियासत अभी भी चल रही है। और इस धरने के पीछे सीबीआई को लेकर जो सियासत हुई, क्या वाकई में इन सियासी पार्टियों को इसका फायदा 2019 में मिलेगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण जी, अजय उपाध्याय जी, अमीर हैदर जैदी साहब, तहसीन मुनव्वर साहब, पीके जैन साहब, खालिद इबादुल्लाह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।